नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। जर्मनी से बड़ी खबर है और उस खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि जर्मनी में बेहद ही खौफनाक घटना सामने आई है। क्रिसमस बाजार में लोगों पर कार चढ़ाई है। कार से कुचलकर 11 लोगों की मौत हो गई है। 80 से ज्यादा लोग घायल हो गए। कई की हालत काफी ज्यादा गंभीर है। आतंकी हमले का शक है। जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो ये तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं। कार ने कैसे लोगों को रौंदा है, कुचला है। 11 लोगों की मौत हो गई है। जो लोग यहाँ पर खरीदारी कर रहे थे, क्रिसमस की शॉपिंग कर रहे थे, अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ यहाँ पर मौजूद थे, उनको पता नहीं था कि इस तरह भी उनके साथ कुछ हो सकता है। तेज रफ्तार ये कार आती है और लोगों को रौंदती हुई आगे बढ़ जाती है। जो कार चालक है, ये देखिए, सन्न कर देने वाला ये वीडियो है, दहला देने वाला ये वीडियो है जो जर्मनी में हुआ है। सऊदी का ये शख्स बताया जा रहा है, सऊदी अरब का, जो कि कार चालक है, और आतंकी एंगल से भी कि कहीं ये कोई टेरर या आतंकी साजिश तो नहीं, इस एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच जारी है। देखिए इसके बाद कैसे जो सुरक्षाकर्मी है, पुलिस फोर्स है, उसने उस शख्स को गिरफ्तार किया है। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है और जो घायल है उन्हें तुरंत ही वहां से एम्बुलेंस के जरिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। कई की हालत काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। जब उस शख्स को गिरफ्तार किया गया, वो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये लाइव देखिए कैसे जो गिरफ्तारी है उसके बाद हुई है शख्स की। जर्मनी में जो हुआ बेहद ही खौफनाक ये घटना सामने आई है। सऊदी अरब का ये बताया जा रहा है, सीरियाई मूल का ये निवासी है। अब क्या इसकी मंशा थी, आखिर इसने ऐसा क्यों किया, ये सारी जांच इस वक्त हो रही है। 11 लोगों की मौत इस घटना में हुई और आपको अब 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और 3 तस्वीरों के जरिए आप देखिए पूरा घटनाक्रम क्या है। लोग क्रिसमस मार्केट में खरीदारी कर रहे थे और इसी दौरान एक बेकाबू कार लोगों को कुचलने लगती है। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है, लोग भागने लगे। दूसरी तस्वीर में वो कार है जिसने लोगों को कुचला है और तीसरी तस्वीर उस आरोपी की है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो सऊदी अरब का तो रहने वाला बताया जा रहा है और सीरियाई मूल का ये निवासी बताया जा रहा है। अब क्या ये कोई आतंकी साजिश है, किसी के कहने पर इसने किया, क्यों किया, ये सब कुछ, इन सब की इन्वेस्टिगेशन इस वक्त हो रही है। जर्मनी में अटैक हुआ है मैग्डेबर्ग में। क्या हुआ ये आप जरा जानिए, क्योंकि मैग्डेबर्ग वो जगह है जहां पर यह घटना सामने आई है। दरअसल क्रिसमस मार्केट में तेज रफ्तार कार घुसती है। कार सवार लोगों को रौंदते हुए आगे बढ़ जाता है, भाग जाता है। क्रिसमस मार्केट में इसके बाद चीख पुकार मच जाती है, लोग भागने लग जाते हैं। लोग अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ खरीदारी कर रहे थे। कार में सीरियाई मूल के शख्स मौजूद था, ये जानकारी सामने आई है। घटनास्थल की तस्वीरें बेहद ही खौफनाक है, बेहद ही भयावह है। हमलावर की तलाश में पूरा इलाका सील किया गया। इसके बाद तुरंत पुलिस ने भागते हुए शख्स को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने की जो तस्वीर है वो भी हमने आपको दिखाई है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ, जर्मनी में कैसे मैग्डेबर्ग में ये घटना सामने आई है और क्या ये कोई आतंकी हमला है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बिग वॉल के जरिए आप जरा देखिए कि कैसे ये पूरी घटना सामने आई है। जर्मनी में जो कार अटैक हुआ 2006 में, सऊदी अरब से जर्मनी में ये शख्स आया था जिसने इस घटना को अंजाम दिया है। स्टेट सैक्सोनी एंड हॉल्ट का रहने वाला यह हमलावर बताया जा रहा है। और क्या इसके बारे में जानकारी ये आपको फटाफट हम बता रहे हैं। म्यूनिक लाइसेंस प्लेट वाली कार किराए पर इसने ली थी, यानी बड़े सुनियोजित तरीके से ये सब कुछ अंजाम दिया। काली BMW तेज स्पीड से भीड़ के अंदर घुस जाती है। BMW कार बहुत तेजी के साथ घुसती है भीड़ के अंदर। क्रिसमस मार्केट में 400 मीटर तक इसने कार को अंदर घुसा दिया, यानी करीब आधा किलोमीटर तक ये लोगों को कुचलता हुआ आगे बढ़ गया। अटैक करीब शाम के 7 बजे हुआ है। 7 बजे का वक्त था, भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा थी मार्केट में और उसी वक्त इस अटैक को अंजाम दिया। ऐसा लगा कि मानो सब कुछ सुनियोजित तरीके सोच समझ के किया गया। जब भीड़ ज्यादा होगी, टेरर एंगल से एजेंसियां इस पूरे मामले की, इस अटैक की जांच कर रही है कि आखिर कहीं इसके पीछे कोई आतंकी संगठन तो नहीं है। इसको लेकर इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। डोनबास में रूस को बड़ी कामयाबी मिली है। डोनबास के 10 इलाकों पर कब्जा हुआ है। रूस ने भीषण हमला किया है। तो ये आप देखिए तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं डोनबास की। रूस को बड़ी कामयाबी मिली है। डोनबास के 10 और इलाकों पर रूस की फोर्सेस ने कब्जा कर लिया है। रूस ने भीषण हमला करने की रणनीति बनाई और इसके बाद बढ़त हासिल की है इस हमले।
तो यूक्रेन की राजधानी कीव 20 घंटे से विनाश की आग में बुरी तरह से जल रही है। रूसी सेना ने यूक्रेन को रोस्टोव में नाटो के हथियारों के हमले का दंड दिया है। कीव 3 महीने में पहली बार इस तरह का वज्रपात वहां पर देखने को मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना ने कीव को जलाने के लिए इस बार नई और घातक मिसाइलों से हमला किया, ऐसी मिसाइलों से जिसको नाटो के एयर डिफेंस रोक नहीं सकते। यही वजह है कि रूसी हमले से कीव में आपातकाल लग गया है। देखिए आप। Расчеты! Пуск немедленно! दिसंबर को यूक्रेन ने रूस के रोस्टोव में अटैक एमएस और स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से हमला किया। हमले में रूस की ऑयल रिफाइनरी धू कर जल गई। 20 दिसंबर को रूसी सेना ने इस हमले का ऐसा प्रतिशोध लिया कि यूक्रेन की राजधानी 20 घंटे से बुरी तरह जल रही है। कीव में रूसी सेना ने इतना विध्वंसक हमला करीब 3 महीने बाद किया है। रूस की बमबारी में कीव के एनर्जी ठिकाने जल रहे हैं। इमारतें धधक रही हैं। पावर ग्रिड तबाह हो गई है। कीव में मौजूद यूक्रेनी सेना के ठिकाने और हथियार गोदाम भी तहस नहस हो गए। उन्नीस दिसंबर 2024 इस तारीख को 2 बड़ी घटनाएं हुई। यूक्रेन ने पश्चिमी देशों के हथियारों से रोस्टोव में रूसी ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया। इसी दिन रूस के राष्ट्रपति ने वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने घोषणा की कि रोस्टोव हमले का बदला लिया जाएगा। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कयामत की बरसात होगी। वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, रात हुई, पुतिन ने आदेश दिया और इसी के बाद कीव का दहन शुरू हो गया। अकल्पनीय और भयावह दहन। आधी रात रूस के बॉम्बर और लड़ाकू विमान पहुंचे। कीव में कई जगहों पर एक साथ मिसाइलों की वर्षा शुरू हो गई। इसी बम वर्षा के बाद कीव में यत्र तत्र सर्वत्र विनाश की डराने वाली आग नजर आने लगी। रूसी हमले के बाद कीव में कई जगहों पर आग भड़की है। कई घंटों की मशक्कत के बाद भी इस आग को शांत नहीं किया जा सका है। यह पुतिन के प्रतिशोध का पहला एपिसोड है। रूस के बॉम्बर कीव के आसपास कई घंटों से उड़ान भर रहे हैं। माना जा रहा है कि आज आधी रात कीव पर ऐसा हमला होगा कि यूक्रेन के सामने सरेंडर करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचेगा। चौबीस घंटे में रूस ने कीव में जिस तरह से बमबारी की है, उससे कीव का एनर्जी सेक्टर ध्वस्त हो गया है।
रूसी वायुसेना कीव में मिसाइल वर्षा Tu-95 बॉम्बर, Su-35 और Su-30 फाइटर जेट से की है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के हमले में यूक्रेन के 2 MiG-31 बर्बाद हो गए और सिर्फ इतना ही नहीं, रूसी एयरफोर्स ने टारगेटेड हमला करके कीव में मौजूद यूक्रेनी फोर्स के 7 हथियार गोदाम को भी जला दिया है। रूस की बमबारी से कीव में 3 पावर ग्रिड ध्वस्त हो गए हैं और इसकी वजह से कीव के कई इलाकों में ब्लैकआउट हो गया है। रूसी सेना ने कीव में 6 पावर स्टेशंस को भी जलाकर भस्म कर दिया है। मिसाइल वर्षा की वजह से 5 गैस स्टेशन ध्वस्त हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कीव के अंदर 11 गैस पाइपलाइन भी जल गई। रूस के हमले से कीव के 16 अपार्टमेंट्स में भीषण आग लग गई। कीव में जो आग लगी है उस पर अभी तक पूरी तरह से काबू भी नहीं पाया जा सका। रिपोर्ट आप देखिए। रिपोर्ट के मुताबिक इस बार रूस ने कीव में बहुत घातक और रहस्यमयी मिसाइलों से हमला किया है। ऐसी मिसाइल जिसके बारे में दुनिया को कुछ नहीं पता। रहस्यमयी मिसाइलों से हमले का दावा तब होने लगा जब पुतिन ने 19 दिसंबर को ही कहा कि रूस के पास ओरेश्निक जैसी कई खतरनाक और रहस्यमयी मिसाइलें हैं। पुतिन के इसी ऐलान के बाद दावा किया जा रहा है कि इस बार रूस ने कीव पर ओरेश्निक से नहीं बल्कि ओरेश्निक जैसी ही घातक मिसाइलों की बरसात की है। इस बात की आशंका इसलिए भी है क्योंकि कीव में तैनात अमेरिका और नेटो के खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम इन हमलों को रोक नहीं पाए। यही वजह है कि कीव में विनाश की इतनी बड़ी आग भड़क गई। ऐसे में संभव है कि रूस ने हमले के लिए नए और घातक प्रक्षेपास्त्रों का इस्तेमाल किया हो। पुतिन सेना ने कीव दहन का अभियान तब शुरू किया जब ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हेली यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। इस दौरान जॉन हेली ने बड़ा ऐलान किया। यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग देने के लिए ब्रिटेन अपनी सेना भेज सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि ट्रेनिंग के बहाने नेटो यूक्रेन में अपनी सेना तैनात करने जा रहा है। रूस इस बात से भी भड़क गया। परिणाम यह हुआ कि आधी रात को कीव पर इतना बारूद बरसाया गया कि कई जगहों पर विनाश का भयावह मंजर नजर आने लगा। कीव में रूस का यह हमला ब्रिटेन के साथ साथ नेटो को चेतावनी माना जा रहा है। रूसी सेना ने यह साफ कर दिया है कि अगर नेटो ने अपनी सेना यूक्रेन भेजी तो उसका भी हश्र वही होगा जो कीव समेत पूरे यूक्रेन का हो रहा है। रूस के इस आक्रामक रुख से नेटो भयभीत है। नेटो चीफ मार्क रूटे ने कहा है कि 5 साल बाद नेटो रूस को नहीं रोक पाएगा। जाहिर है रूस जिस तरह से नई और घातक मिसाइलों से हमले कर रहा है उससे न सिर्फ यूक्रेन बल्कि नेटो के अस्तित्व पर भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस की जंग अकेले यूक्रेन से नहीं है बल्कि नाटो के 32 देशों से उसका बैर है। जिस वक्त रोस्तोव पर अटैक हो रहा था, मिसाइल हमला हो रहा था, प्रतिशोध कीव पर बारूद बरसा कर लिया जा रहा था, ठीक उसी वक्त रूस के आर्कटिक बेस पर उसके दुश्मनों ने हमला किया। बैरेंट्स सागर में रूस के सेवरोमास्क नेवल बेस पर 19 दिसंबर की रात 2 बजे जोरदार धमाका हुआ। यह धमाके आखिर किसने किए, कैसे किए गए, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। इसके साथ ही मरमंस्क में रूस की एक ट्रेन पर भी सैबोटाज हमला हुआ है। इन हमलों के पीछे यूक्रेन और नाटो हो सकते हैं, ऐसी खबर आ रही है।
19 दिसंबर को जब कीव पर रूसी मिसाइल फोर्सेस हमले कर रही थी, ठीक उसी वक्त रूस के मरमंस्क शहर में एक बारूदी साजिश को अंजाम दिया जा रहा था। रूसी आर्कटिक क्षेत्र में रूस का सबसे पहला नेवल बेस मरमंस्क शहर में है, जिसका नाम है सेवरोमोर्स्क नेवल बेस। बैरेंट्स सागर तट पर बना यह बेस रूस की नॉर्दर्न नेवल फ्लीट का घर कहा जाता है। यहां रूस की परमाणु हमला करने में सक्षम सबमरीन और हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ युद्धपोत तैनात रहते हैं। इसी बेस से रूस की नेवी नॉर्दर्न सी और पूरे यूरोप पर खतरा बनकर मंडराती रहती है। 19 दिसंबर की रात को रूस के सेवरोमोर्स्क नेवल बेस पर 2 धमाके हुए। 12 किलोमीटर दूर तक इन धमाकों की आवाज सुनी गई और शॉक वेव महसूस की गई। इन धमाकों के पीछे कौन है, धमाके कैसे किए गए, इसके बारे में कोई जानकारी रूस ने नहीं दी है। धमाके से नेवल बेस पर कितना नुकसान हुआ है, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। रूसी सेना ने इतना कहा है कि सेवरोमोर्स्क नेवल बेस पर एक बड़े षड्यंत्र को नाकाम कर दिया गया। ये धमाके पुतिन की न्यूक्लियर धमकी के बाद किए गए हैं। 19 दिसंबर की दोपहर को पुतिन मॉस्को में प्रेस वार्ता कर रहे थे। मिडिल ईस्ट के लेबनान से सीज फायर होने के बाद इजराइल कुछ दिन शांत रहा, लेकिन अब हूती ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हूती इजराइल में हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले कर रहा है और इसकी वजह से एयर डिफेंस नाकाम हो रहे हैं। तेल अवीव में धमाके हुए हैं। इजराइल ने हूती के खिलाफ अभियान की शुरुआत कर दी और यमन पर 14 फाइटर जेट के साथ 60 से अधिक बार बमबारी की गई है। रिपोर्ट आप देखिए। हमास और हिजबुल्लाह के बाद अब हूती के खिलाफ इजराइल का मिशन। लेबनान हमले की तरह ही लगातार फाइटर जेट की उड़ान और फिर ताबड़तोड़ बमबारी। नेतन्याहू ने एक बार फिर अपने दुश्मन को संदेश दिया है कि इजराइल अपने ऊपर होने वाले हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देने की नीति पर कायम है। इजराइल पर हूती पिछले 3 दिनों से हमले कर रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइलों से तेल अवीव पर हमले हुए हैं। तेल अवीव में इजराइल का सैन्य ठिकाना निशाना बना है। इजराइल में तबाही का धुआं उठा तो यमन भी शांत नहीं रह सका। हूती के ठिकानों पर बमबारी का दौर जारी है। अब तेल अवीव और यमन दोनों जगहों से तस्वीरें सामने आने लगी हैं। इजराइल में इस तबाही की वजह है हूती की हाइपरसोनिक मिसाइल। इमारतों की छत धंस चुकी है, चारों तरफ मलबा फैला है। हाइपरसोनिक रफ्तार वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में इजरायली एयर डिफेंस फिर नाकाम साबित हुए हैं। हूती ने अपनी कामयाबी के बाद यह वीडियो जारी किया है। रात के अंधेरे में एक के बाद एक 2 मिसाइलें दागी गई। दावे के मुताबिक ये फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक मिसाइलें थी जिसके टारगेट पर था इजराइल। हाइपरसोनिक स्पीड वाली ये मिसाइलें महज 10 से 11 मिनट में यमन से इजराइल पहुंच जाती हैं। इजराइल पर हमले के बाद अमेरिकी बॉम्बर्स ने यमन में बमबारी की शुरुआत की थी, लेकिन फिर मोर्चा खुद इजरायली वायु सेना ने संभाला। इजराइल से 14 फाइटर जेट रवाना किए गए। रडार प्लेन और ईंधन वाले विमानों को भी भेजा गया। 2000 किलोमीटर दूर यमन में आईडीएफ ने कई जगह हमला किया। यमन पर हमला करना आसान नहीं है,
क्योंकि ये गाजा या लेबनान की तरह इजराइल का पड़ोसी नहीं है। इजराइल को यमन पर हमले के लिए 2000 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ा है। कई देशों की वायु सीमा का इस्तेमाल करना पड़ता है। इजराइल ने अपने हमले में 60 बम गिराए हैं। हूती के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। राजधानी सना के करीब भी हमले किए गए। हूती को तबाह करने के लिए तेल ठिकानों पर हमले किए गए। समुद्र के किनारे हूती की बोट को भी टारगेट किया गया। नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि अब हूती के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी हूती के खिलाफ नए सिरे से अभियान छेड़ने का फैसला किया है। इजराइल के टारगेट पर अब हूती का वो मिसाइल गोदाम है जहां हाइपरसोनिक मिसाइलें रखी गई हैं। अमेरिका भी हाइपरसोनिक मिसाइलों को बड़ी चुनौती मान रहा है, इसलिए हूती पर हमले तेज किए जाएंगे। इस बीच हूती प्रमुख ने मिस्र के लिए चेतावनी जारी की है। हूती प्रमुख का दावा है कि इजराइल अब मिस्र के कुछ इलाकों पर कब्जा कर सकता है। हूती प्रमुख ने दुनिया को आगाह किया है कि नेतन्याहू अपने ग्रेटर इजराइल के मिशन पर आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए हूती के हमलों का समर्थन किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और वहीं सीरिया की जंग में असद सरकार के पतन से एर्दोआन के उस ख्वाब को पंख लग गए हैं जो दरअसल ईरान का था। यह ख्वाब था अरब का खलीफा बनने का, लेकिन अब सीरिया में ईरान का यह ख्वाब टूट गया है और एर्दोआन की महत्वाकांक्षा ने आकार लेना भी शुरू कर दिया है, जिसका खुलासा D8 समिट में खुद एर्दोआन ने किया है। लेकिन क्या यह सिर्फ अरब के खलीफा बनने का ख्वाब है या फिर इसके विस्तार की सीमा और भी ज्यादा है? इस रिपोर्ट में आप देखिए। D8 की बैठक में ऐलान, खलीफा बनेंगे एर्दोआन। डेवलपमेंट 8 कंट्रीज की मिस्र के कायरो में हुई बैठक इस बार सबसे ज्यादा हलचल भरी रही। ये बैठक हालांकि 8 मुस्लिम रिपब्लिक देशों के विकास पर केंद्रित होती थी, लेकिन एर्दोआन ने इस बैठक का उद्देश्य ही बदल दिया। उद्देश्य है खुद को मुस्लिम देशों के खलीफा के तौर पर स्थापित करना, जिसमें सीरिया की जंग एक अहम मोड़ साबित हुई। हालांकि सीरिया में कुर्द बनाम तुर्की समर्थित संगठन के बीच जारी बारूदी घमासान से इन इरादों का खुलासा नहीं होता है, बल्कि जंग की वजह से मिडिल ईस्ट के बदले हालात को एर्दोआन ने सही मौका मानकर खुद अपने मंसूबों का खुलासा कर दिया है। ईरान के मुस्लिम देशों का प्रमुख बनने का ख्वाब एर्दोआन ने सीरिया की जमीन पर तोड़ दिया है और ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान के सामने ही उन्होंने घोषणा कर दी कि अब तुर्की मुस्लिम साम्राज्य में एक लौता खलीफा होगा और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। जिसका प्रमाण है सीरिया में जारी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स के लड़ाकों पर तुर्की का हमला। ये वही विद्रोही संगठन है जिसने असद के साम्राज्य के पतन में अहम भूमिका निभाई है, जिसे संघर्ष के लिए अमेरिका ने हथियार दिए हैं। लेकिन अब अमेरिकी हथियारों से ये गुट तुर्की का सामना कर रहा है। हालांकि अमेरिका नेटो के सदस्य के रूप में तकनीकी रूप से तुर्की पर हमला नहीं कर सकता, ठीक ऐसे ही तुर्की भी अमेरिका पर हमला नहीं कर पाएगा। इसलिए एसडीएफ को बचाने के लिए अमेरिकी फोर्स फ्रंट पर तैनात है। पेंटागन के अनुसार सीरिया में इस समय भी 2000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। ये पहले बताई गई अमेरिकी सैनिकों की संख्या 900 से बहुत ज्यादा है।
लेकिन ISIS के खतरे को देखते हुए सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई है। हालांकि ये एक तकनीकी कारण है, लेकिन मकसद अमेरिका का कुछ और है, जिसकी पुष्टि करता है एर्दोआन का ऐलान, जिसमें उनके इरादे झलक रहे हैं। इरादा है ऑटोमन साम्राज्य यानी उस्मानी साम्राज्य फिर से कायम करना, और इसमें सीरिया युद्ध की भूमिका कुस्तुनतुनिया युद्ध जैसी है, जिसके बाद ऑटोमन साम्राज्य का बेतहाशा विस्तार हो गया। और इस साम्राज्य के अंत के लिए ना तो अब ब्रिटेन विरोध में होगा और ना ही अमेरिका कोई हस्तक्षेप कर पाएगा। और सीरिया की जमीन पर एर्दोआन की कठपुतली के काबिज होने के बाद तुर्की आगे भी बढ़ता दिख रहा है। मतलब साफ है कि एर्दोआन के नए साम्राज्य की कल्पना की पहली तस्वीर सीरिया है, जहां तुर्की जैसा माहौल बनाने की कोशिश होगी, ताकि सीरिया एक मॉडल बने और एशिया यूरोप से लेकर उत्तरी अफ्रीका तक तुर्की से प्रभावित हो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इन सब के बीच बड़ा सवाल है कि क्या गाजा को लेकर बड़ा फैसला होने जा रहा है? क्या गाजा में युद्ध विराम होने जा रहा है? क्या सुपर पावर अमेरिका गाजा का भविष्य तय करने जा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस छुट्टी रद्द करके व्हाइट हाउस लौट आए। व्हाइट हाउस में इस वक्त हलचल तेज है। व्हाइट हाउस के अंदर मीटिंगों का दौर चल रहा है। माना जा रहा है कि गाजा को लेकर बड़ा फैसला होने वाला है। इस बात की संभावना तब बढ़ गई जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस अपनी छुट्टी रद्द कर वापस व्हाइट हाउस पहुंच गए। बाइडेन डेलवेयर में छुट्टियां मनाने गए थे। इसी तरह कमला हैरिस भी कैलिफोर्निया में छुट्टियां मना रही थी। इन दोनों की छुट्टियां अभी बाकी थी। बावजूद इसके दोनों अपनी छुट्टियां कैंसिल कर व्हाइट हाउस पहुंच गए। रिपोर्ट के मुताबिक बहुत जरूरी काम की वजह से दोनों ने अपनी छुट्टियां रद्द की। सवाल यही है कि आखिर वो कौन सा काम है कि दोनों को इमरजेंसी में व्हाइट हाउस लौटना पड़ा। क्या ये मसला गाजा से जुड़ा है? क्या गाजा में युद्ध विराम की घोषणा होने जा रही है, इसीलिए दोनों व्हाइट हाउस लौटे हैं? इन सवालों का आधिकारिक जवाब कुछ घंटों में मिलने वाला है। लेकिन इस बीच गाजा में इजरायल ने फिर से बमबारी तेज कर दी है। उत्तरी गाजा में इजरायल ने एक स्कूल पर हमला किया। यहां कई लोग मारे गए। दक्षिणी गाजा में इजरायल की बमबारी में 15 लोगों की मौत हो गई। गाजा में 24 घंटे के अंदर 50 से ज्यादा नागरिकों की जान चली गई। इजरायल का यह हमला इस बात का संकेत है कि युद्ध विराम निकट है। यही वजह है कि नेतन्याहू सेना ने गाजा की धरती पर अंतिम चरण का हमला शुरू कर दिया है, ताकि हमास की बची खुची शक्ति भी समाप्त हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अमेरिका के अरबपति कारोबारी एलॉन मस्क और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, इन दोनों की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। मुस्कुराते हुए दोनों बात करते हुए नजर आ रहे हैं और उसके बाद चर्चा ये शुरू हो गई कि दोनों का अफेयर चल रहा है क्या। अब एलॉन मस्क ने इस पर सफाई दी, सुनिए। जिस अंदाज में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी अमेरिका के कारोबारी मस्क को देख रही हैं और जिस अंदाज में मस्क मुस्कुरा रहे हैं, इसी अंदाज की वजह से सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वायरल हो गई। इस तस्वीर को देखकर सोशल मीडिया यूजर सवाल पूछने लगे कि क्या मस्क और मेलोनी के बीच अफेयर चल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मस्क और मेलोनी की रोमांटिक तस्वीरें भी बनाई जाने लगी। अब सोशल वर्ल्ड में ये सवाल गूंजने लगा तो एक्स के मालिक एलॉन मस्क ने खुद इस पर सफाई दी। मस्क ने एक्स पोस्ट में लिखा कि हम डेट नहीं कर रहे हैं। ये मुद्दा सिर्फ जनता दरबार में ही नहीं बल्कि इटली के राज दरबार यानी संसद में भी उठा। इटली की संसद में जॉर्जिया मेलोनी ने इस मुद्दे पर सदन के सामने सफाई दी। मैं इटली की प्रधानमंत्री हूँ और इलॉन मस्क की दोस्त भी। ऐसी पहली प्रधानमंत्री भी जो स्पेस सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों के लिए कानून ला रही है। मेरे कई लोगों के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन मैं किसी से ऑर्डर नहीं लेती। मैं आजाद हूँ
और कोई अपने हित साधने के लिए मुझ पर दबाव नहीं बना सकता। दरअसल इटली सरकार अंतरिक्ष और एआई क्षेत्र में बड़ा विदेशी निवेश लाना चाहती है। इसी सिलसिले में स्पेस एक्स के कारोबारी एलॉन मस्क की मेलेनी से क्लोज डोर मीटिंग भी हुई थी। इसीलिए विपक्ष ने मेलेनी पर यह आरोप लगाया कि वो अपने कारोबारी मित्र को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है। लेकिन मस्क और मेलेनी दोनों ने अफेयर से इनकार कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब इनकम टैक्स विभाग की उस कार्रवाई की बात करते हैं जिसके बाद बड़े बड़े अधिकारी भी हैरान हो गए, क्योंकि इस कार्रवाई में आयकर विभाग को 52 किलो सोना, 10 करोड़ रुपए कैश मिला है। कुछ दिन पहले हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें बताया था कि देश में करोड़पतियों की संख्या कई गुना बढ़ गई है। लेकिन देश में कुछ ऐसे भी धन कुबेर हैं जिन्होंने या तो अवैध तौर पर धन जमा किया है या फिर बड़ा स्कैम करके करोड़ों की प्रॉपर्टीज तैयार कर ली हैं। और जब ऐसे लोग जांच एजेंसियों के रडार पर आते हैं तो फिर पकड़े जाने के डर से भागने की कोशिश करते हैं या फिर अपने खजाने को ठिकाना लगाना शुरू कर देते हैं। और ऐसा लगता है कि भोपाल में ऐसा ही कोई व्यक्ति सोना और कैश छोड़कर भाग गया। इस कार्रवाई में कुछ चीजों की तरफ आपका ध्यान दिलाना बहुत जरूरी है। वो है खाली पड़ा प्लॉट। इस प्लॉट में खड़ी एक लावारिस इनोवा क्रिस्टा गाड़ी में 52 किलो सोना। इस सोने की कीमत है 42 करोड़ रुपए और गाड़ी में अलग से मिले 10 करोड़ रुपए। इनकम टैक्स की टीम भी हैरान है कि आखिर इतना सोना कौन लेकर जा रहा था और वो एक गाड़ी में छोड़कर कहां पर भाग गया। आप इन तस्वीरों को जरा देखिए गौर से। रात के 2 बजे जब गाड़ी से इतना सोना पकड़ा गया तो वहां पर मौजूद इनकम टैक्स की इस कार्रवाई से हर कोई हैरान रह गया। जमीन पर चादर बिछाकर एक एक सोने के बिस्किट इस कार से निकाले जा रहे थे और फिर शुरू हुआ सोने के बिस्किट्स और बरामद कैश को गिनने का सिलसिला। दरअसल इससे पहले पुलिस को सूचना मिली थी कि एक लावारिस गाड़ी इस खाली प्लॉट पर खड़ी है जिसमें 4 से 5 बैग रखे हुए हैं। कैश का अंदाजा होने पर पुलिस ने इनकम टैक्स विभाग को इसकी जानकारी दी और इसके बाद इनकम टैक्स की टीम पुलिस के साथ वहां पर पहुंची। फिर कार का शीशा तोड़कर अंदर से 4 से 5 बैग निकाले गए जिसमें सोना और कैश भरा हुआ था। नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की घर वापसी फिर से टल गई है। 5 जून को विलियम्स और बुच विल्मोर स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान से अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुए थे। 1 सप्ताह के बाद उन्हें लौटना था, लेकिन अब नासा ने नई तारीख मार्च 2025 कर दी। सुनीता विलियम्स और बुल विल्मोर को अंतरिक्ष में फंसे 6 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है। छह जून को सुनीता अपनी टीम के साथ स्पेस स्टेशन पहुंची और उन्हें 16 जून तक धरती पर लौटना था। लेकिन स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल में तकनीकी खराबी के चलते दोनों की वापसी को रोक दिया गया। स्टार लाइनर में गैस का रिसाव देखा गया था और इसी वजह से वापसी का मिशन टाल दिया गया। बीते सितंबर में स्टार लाइनर को बिना क्रू मेंबर के ही धरती पर लाया गया था। नासा ने कहा है कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को मार्च 2025 में वापस लाया जाएगा। नए कैप्सूल को लॉन्च करने में हो रही देरी के कारण सुनीता विलियम्स और विल्मोर की वापसी अटकी है। पहले फरवरी 2025 में वापसी का टारगेट रखा गया था, लेकिन नासा और स्पेस एक्स के क्रू 10 मिशन लॉन्च करने में देरी हो रही है। इस मिशन के लिए नए ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को बनाने का काम चल रहा है। इस कैप्सूल में 4 लोग स्पेस स्टेशन जाएंगे। स्पेसक्राफ्ट के फैब्रिकेशन, असेंबली, टेस्टिंग और इंटीग्रेशन में थोड़ा समय लगता है। और यह चिंताजनक इसलिए भी क्योंकि लगातार जो तारीख है सुनीता विलियम्स और उनके साथी के अंतरिक्ष से वापसी की, वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब एक नई जो तारीख है वो सामने आ गई।